आज हम इकोनॉमिक्स के पीरियड में आपके साथ डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में रॉबिन्स डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म को लेकर के आज हम आपके सम्मुख आए हैं। इसको एक एक पॉइंट करते हैं, एक एक पॉइंट आपको बताते चलेंगे और उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है। इट इज़ नॉट न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। बिटवीन एंड्स का मतलब हुआ कि अपने दो उद्देश्यों या लक्ष्यों के बीच में तटस्थ है। रॉबिन्स ने कहा ये, लेकिन उसमें कटु आलोचना ये हुई कि ये दो लक्ष्यों या उद्देश्यों के बीच में तटस्थ नहीं होती, क्योंकि ये इनके अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार ये है कि इकोनॉमिक्स का मटेरियल वेलफेयर से कोई भी संबंध नहीं है। ये अच्छाई बुराई के संबंध में कोई निर्णय नहीं दे सकता। रॉबिन्स के इस दृष्टिकोण को व्यवहार में अपनाने पर अर्थशास्त्र एक निरस, अव्यवहारिक और महत्वहीन विषय बन करके रह जाएगा और उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे जो महत्वपूर्ण वो हैं तथ्य हैं और महत्वपूर्ण विषय है, इससे इकोनॉमिक्स से बाहर हो जाएंगे। अर्थशास्त्र का समाज कल्याण से विच्छेद करना उचित नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर, अब ऐसे भी अगर हम देख लें, मानव कल्याण से अगर इसका संबंध अलग कर दें, उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, इसके और इसके बीच में ही हमारी इकोनॉमिक्स चलती है, तो ये क्या होती है, सिर्फ इतने तक ही क्या होना चाहिए, इसको हम छोड़ देते हैं। मानव कल्याण से कोई मतलब नहीं है। हमको बजटिंग करनी होती है, हमको क्या करना है, कैसे होना चाहिए। हम अपने घर में भी बजटिंग करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग हम घर में भी करते हैं। तो उस वक्त, जिस वक्त हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, जो भी हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम पैसा हमारे घर में आता है, उसके अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। और वो चीज़ अगर इकोनॉमिक्स की इनके रॉबिन्स के कहे के अनुसार इकोनॉमिक्स से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो सिंपली कह दिया कि ये तो उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, जो कि नहीं है। दूसरे नंबर पर, अन्य शास्त्रों से संबंध स्पष्ट करना सरल नहीं। इट इज नॉट इजी टू क्लियर द रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज को अर्थशास्त्र के अंदर आने वाली मनुष्य की हर प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित करके इसके अध्ययन क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत और जटिल कर दिया है। इस कारण अर्थशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास आदि सामाजिक शास्त्रों से अंतर कर पाना सरल नहीं है। हर एक प्रकार के शास्त्र को आप इसमें, चाहे आप राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास आदि सामाजिक शास्त्रों से अंतर स्पष्ट करना आसान नहीं है। फिर तीसरे पॉइंट है इनका, अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वरूप पर उचित बल नहीं। नॉट गिवन अ प्रॉपर स्ट्रेस ऑन द सोशल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स। सामाजिक पहलू होता है एक इकोनॉमिक्स का, जिस पर कि रॉबिन्स ने ध्यान नहीं दिया और उनके विचारानुसार समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का भी अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। किंतु अर्थशास्त्र की आवश्यकता तो तभी पड़ती है जब आर्थिक समस्याएं सामाजिक महत्व धारण कर लेती हैं। आर्थिक समस्याएं सामाजिक महत्व धारण कर लेती हैं, तब इकोनॉमिक्स की आवश्यकता होती है। और आलोचकों के अनुसार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वभाव की उपेक्षा करके गलती की। अब यहां पर यह बात आई कि आवश्यकता अर्थशास्त्र की तब पड़ती जब आर्थिक समस्याएं सामाजिक महत्व धारण कर लेती। आर्थिक समस्याएं सामाजिक महत्व कब धारण करती हैं?
आर्थिक समस्याएं सामाजिक महत्व तब धारण करती हैं जब हम अपने आर्थिक कंडीशन को लेकर के हम समाज कल्याण को आगे बढ़ाते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के किए जाने के द्वारा हम समाज कल्याण करते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसका मैं टैक्स भी देता हूँ जो कि समाज के कल्याण के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि वो सिर्फ हमारे ही के लिए होता है और मुझी से रिलेट करता है और हमारे द्वारा कमाया गया जो भी पैसा है उसमें से कुछ अंश सरकार हमसे टैक्स के रूप में लेती है जो कि समाज कल्याण के रूप में, यानी कि आर्थिक समस्याएं जो हैं सामाजिक महत्व धारण कर लेती हैं। आर्थिक समस्याएं क्योंकि हमारे पास धन और समय दोनों कम है इन्हीं के अनुसार, और जब हम अपनी समस्याओं को, आर्थिक समस्याओं को लेकर के करते हैं तो समाज में हम किस जगह पर हैं इसको हमको देखना पड़ता है। फिर साधन और साध्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है, चौथा पॉइंट है। मीनिंग ऑफ मीन्स एंड एंड आर नॉट क्लियर। इन्होंने साध्य और साधनों के अर्थ को स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि दो साध्यों के बीच में स्थिर है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप इंटर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आपने इंटर फर्स्ट ईयर आपने पास किया और उसकी मार्कशीट, आपका उद्देश्य इंटर फर्स्ट ईयर पढ़ने का ये था, यानी कि आपका पर्पस जो था कि हम पास हों और सेकेंड ईयर में जाएं, यानी कि आपका ध्येय, आपका लक्ष्य था सेकेंड ईयर में जाए, एंड था आपका सेकेंड ईयर में जाने का, यानी कि आप इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में ही आप स्थिर रह गए, उससे आगे तो आप बढ़े नहीं, यानी कि अब बीएससी आप करेंगे नहीं। यानी कि आज जो आपका ध्येय है, आज जो आपका साधन है इंटर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, वो कल के दिन साध्य बन जाएगी, एंड होगी, और जो कल का एंड है वो कल के दिन साधन हो जाएगा, कल मीन्स हो जाएगा, क्योंकि आपका इंटर फर्स्ट ईयर पास होना आपका एंड है और कल के दिन आपका इंटर फर्स्ट ईयर पास होना ही सेकेंड ईयर में जाने के लिए साधन बन जाएगा। और आप इंटर सेकेंड ईयर पास करें, आपका एंड क्या हो जाएगा, इंटर सेकेंड ईयर पास करना, और इंटर सेकेंड ईयर पास करके करेंगे तो ही वो साधन बनेगा आपका बीएससी में जाने का। यानी कि साध्य कभी साधन होता है, कभी साधन साध्य में बदल जाता है। तो दोनों की मीनिंग को इन्होंने क्लियर नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट है सीमित तथा वैकल्पिक उपयोग का प्रयोग अनावश्यक, यूजलेस यूज ऑफ लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव वर्ड्स। यानी कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इस्तेमाल है वो हम भी जानते हैं कि जो भी हमारे पास साधन है वो सीमित हैं और उनका वैकल्पिक उपयोग बार बार उसका इस्तेमाल करना उचित नहीं है। इन्होंने बार बार इस चीज़ का इस्तेमाल किया है कि वो वैकल्पिक है, ये आपका सीमित है। हम जानते हैं कि मतलब कि पैसा है, पूंजी है और आप समय है, ये सीमित है और वैकल्पिक है। हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें ये चुनाव हमारा है, इसको बार बार इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद कल्याण का छिपा विचार, हिडन थॉट ऑफ वेलफेयर। जो आलोचकों का कहना है कि रॉबिन्स की परिभाषा में इकोनॉमिक वेलफेयर का विचार छुपा हुआ है। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है वो तभी होती है जब हम सामाजिक कल्याण की तरफ ध्यान दें, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अधिकतम संतुष्टि को ही सामाजिक कल्याण कहा गया है। इस प्रकार रॉबिन्स की परिभाषा में कल्याण का विचार चोर दरवाजे से एंटर कर गया। हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा, हम किसी की हेल्प करें या फिर कुछ अपने पैसे को किसी के दूसरे के लिए फायदे में अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं, हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये कल्याण कहाँ से आया, जो कि इन्होंने, भाई हमारे चुनाव है,
हमारा एक मित्र है, हम साथ चल रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी किताब के लिए, और उसके बाद एकदम से रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, उस मित्र का एक्सीडेंट हो जाए, हमको उस पैसे को देना है, तो आप हमको ये बताइए कि आप उससे कहेंगे भाई पहले पैसा दो, उसके बाद फिर हम काम करें, क्योंकि हमारे पास जो चुनाव है वो हमारी अपनी किताब का है, मैं किताब के लिए जाऊंगा, इसके लिए वेलफेयर के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसके जो आपके मित्र हैं, मित्र के लिए आप अपना उस पैसे को लगाएंगे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो ये वेलफेयर वाली जो फीलिंग आई, ये जो चुनाव में वेलफेयर की बात आई, ये कहाँ से एंटर कर गई इनके डेफिनेशन में? ये चोर दरवाजे से एंटर कर गई। उसके बाद नेक्स्ट वो है पॉइंट है, दुर्लभता ही आर्थिक समस्या का कारण नहीं है। Scarcity is not the reason of economic problem. सिर्फ दुर्लभता, सीमितता ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन नहीं है। बहुतायत भी एक मतलब कि कारण है। अगर आपका बहुतायत के साथ अगर आपके सामने है, और बेरोजगारी की समस्या, श्रम की अधिकता, ये सब चीजें जो है ये चुनाव को उत्पन्न कर देती हैं। अगर हमारे पास बहुतायत से कोई चीज उत्पन्न होती है तो हमारा ओवर प्रोडक्शन, डिप्रेशन की समस्या, वस्तु की पूर्ति के मांग से अधिक हो जाने पर उत्पन्न होती है। तो ओवर प्रोडक्शन की जितना हमारी डिमांड है उससे अधिक पैदावार हो जाए तो भी हम चुनाव हमारा गड़बड़ हो जाएगा। हम स्कैर्सिटी मतलब कि दुर्लभता सिर्फ धन और उसकी ही नहीं, हमारी बेरोजगारी की वजह से भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। आर्थिक समस्याएं बहुतायत के साथ होंगी। ओवर पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है, श्रम की अधिकता के कारण। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को उत्पन्न करती हैं। सिर्फ स्कैर्सिटी मीन्स ही अकेले इसको पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्थैतिक अवस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टैटिक स्टेज। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में लक्ष्यों तथा साधनों को स्थिर मानकर, स्टैटिक मानकर अध्ययन किया जाता है, किंतु वास्तविक जीवन में लक्ष्यों तथा साधनों में परिवर्तन होता रहता है। फिर आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्यों, साधनों में वृद्धि करना है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साधनों में वृद्धि करना है। इस प्रकार एक अर्थशास्त्र डायनेमिक अवस्था का भी अध्ययन करती है। हम सिर्फ दो न्यूट्रल बिटवीन एंड्स होकर के नहीं रह जाते, हमारे साध्य के बीच में हम स्थिर होकर के नहीं रह जाते, हम गतिमान होते हैं। हम उस साधन के आगे बढ़ते हैं और उस साधन के आगे बढ़ने से साधन के द्वारा लक्ष्यों को, हम दूसरे लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हैं। दो के लक्ष्य के बीच में हम स्थिर नहीं रहते, हम गतिमान होते हैं। और इकोनॉमिक्स जो है गतिमान अवस्था का भी अध्ययन करती है, क्योंकि हम एक लक्ष्य को प्राप्त करके एक साधन बनाते हैं और साधन बना करके हम फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, हम गतिमान हो जाते हैं, हम स्थिर नहीं हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा कि स्थैतिक अवस्था का अध्ययन करती, तो ऐसा नहीं है, स्थैतिक अवस्था का अध्ययन नहीं करती, वो गतिमान अवस्था का भी अध्ययन करती है। उसके बाद फिर है मानव सदैव विवेकपूर्ण न होना, ह्यूमन इज नॉट ऑलवेज रैशनल। रॉबिन्स ने माना है कि मानव व्यवहार सदैव विवेकपूर्ण होता है, किंतु वास्तविक जीवन में मनुष्य का व्यवहार रीति रिवाजों, परंपराओं तथा आदतों द्वारा निर्देशित होता है। किस किस के द्वारा? परंपराओं के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, आदतों के द्वारा निर्देशित होता है। हम कहते हैं दहेज प्रथा गलत है, लेकिन दहेज होता है। हम कहते हैं कि नशा गलत है, लेकिन नशा होता है। हमारी आदत है नशा करने की, हमारी रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है दहेज प्रथा।
तो उस स्थिति में आकर के हम विवेकशीलता को त्याग करके हम गलत कामों को बढ़ाते हैं। और आखिर में हम आपसे करेंगे बात, जटिल परिभाषा है ये। आलोचकों के विचार में रॉबिन्स के द्वारा दी गई परिभाषा सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। इसके सिद्धांत स्वरूप ने परिभाषा को कठिन और जटिल बना दिया है, जिसके कारण साधारण पाठक इसे आसानी से नहीं समझ पाते। यानी कि यह सैद्धांतिक अधिक व्यवहारिक कम है और इसकी वजह से ये जटिल हो गई और साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता। आज के लिए इतना काफ़ी है और ये आपके इकोनॉमिक्स के कल का लेसन है। आप इसको पढ़िए, इसको सुनिए और कल हम आपसे इससे क्वेश्चन करेंगे। आप